हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे नियत त्वरण से एक v में गति। तो अगर कोई कण नियत त्वरण से गति कर रहा है, गति के दौरान उसका त्वरण नियत है, तो हम उसको नियत त्वरण से गति बोल सकते हैं। और जब कण नियत त्वरण से गति कर रहा है तो अगर आपको t समय पश्चात वेग निकालना है, या यूं बोलूंगा कि अगर कण नियत त्वरण से गति कर रहा है तो उसकी गति का अध्ययन करने के लिए हम गति की तीनों समीकरणों का उपयोग कर सकते हैं। और गति की प्रथम समीकरण बोलती है कि t समय पश्चात जो वेग होगा वो प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण इंटू समय के गुणनफल के बराबर होगा। t समय में तय किया गया विस्थापन बोले तो u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर होगा। और गति की तीसरी समीकरण बोले तो s विस्थापन पश्चात वेग क्या होगा, v वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। तो अगर कोई कण नियत त्वरण से गति कर रहा है तो उसकी गति का अध्ययन करने के लिए हम इन तीनों समीकरणों का उपयोग कर सकते हैं। और यदि गति के दौरान त्वरण नियत होने के साथ साथ गति एक v में गति है, गति क्या है, एक v में गति है, अर्थात ये हुई नियत त्वरण से एक v में गति है, तो अपन इन तीनों समीकरणों को सिंपल वे में ऐसे राइट कर सकते हैं कि जब एक v में गति कर रहा है तो प्रारंभिक वेग और त्वरण की दिशा या तो समान होगी या विपरीत होगी। अभी हाल फिलहाल मैंने u और a की दिशा को समान दिशा माना है, बोले तो u की दिशा को धनात्मक लिया तो त्वरण भी धनात्मक दिशा में आ गया। और अगर त्वरण विपरीत दिशा में होगा तो यहाँ पर एक के साथ क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, यह प्रथम समीकरण आपको देगी t समय पश्चात वेग अर्थात v और t में बात करनी है तो पहली, s और t में बात करनी है तो दूसरी, और v और s में बात करनी है तो तीसरी। लेकिन इन तीनों समीकरण की खास बात क्या है, जब त्वरण नियत है और एक v में गति कर रहा है। और इन तीनों की खास बात क्या है, जब त्वरण नियत है। बोले तो जब त्वरण नियत होगा तो हम गति की समीकरणों का उपयोग कर सकते हैं। और उसमें भी विशेष स्थिति जब गति के दौरान अगर वो सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है तो हम इन तीनों समीकरणों को सिंपल इन तीनों अदिश समीकरणों के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन देखने में लगता है कि ये अदिश समीकरण है, लेकिन एक्चुअल में ये अभी भी सदिश समीकरण है। बस मैंने वेक्टर नहीं लगा रखा और एकांक सदिश नहीं लिख रखा। लेकिन अगर इन तीनों में से किसी का मान प्लस में आएगा तो उसका मतलब उसकी दिशा धनात्मक दिशा में होगी, जिस दिशा को आपने धनात्मक लिया है उस दिशा में होगी। और इनका मान अगर ऋणात्मक आता है तो इनकी दिशा उसके क्या होगी, धनात्मक दिशा की क्या होगी, विपरीत होगी। अब अपन इसी पर बेस्ट एक और चीज देखते हैं, तो बात करते हैं नियत त्वरण से एक v में गति कर रहे कण द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी। तो अपन बात करते हैं नियत त्वरण से एक v में गति कर रहे कण द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी। तो ये nवें का मतलब समझिएगा। तो जैसे आपसे बोला गया कि एक कण नियत त्वरण से सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है, कण द्वारा 10वें सेकंड में तय की गई दूरी बतानी है। तो 10वें सेकंड में दूरी बताने का मतलब 10वें सेकंड में दूरी बताने का मतलब 10वां पर्टिकुलर 10वें का मतलब जब 9 सेकंड खत्म हुआ और 9 सेकंड खत्म होने से जब 10 सेकंड खत्म हुआ तो पर्टिकुलर उस 10वें सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की। तो मतलब समझिएगा, मान लीजिए एक कण सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है, प्रारंभ में इसका वेग कितना है, u है। यहां से हमने टाइम देखना शुरू किया और मान लीजिए 10 सेकंड में वो यहां पर पहुंच गया, 10 सेकंड में वो यहां पर पहुंच गया। तो अगर आपसे बोला गया 10वें सेकंड में तय की गई दूरी बतानी है तो 10वें का मतलब पर्टिकुलर 10 में,
तो पर्टिकुलर 10 कब स्टार्ट होगा? जब 9 फिनिश होगा। जब 9 फिनिश होगा तो जब 9वां सेकंड फिनिश हुआ तब कण यहां था, और जब 9 से लेकर 10वां खत्म हुआ तो वो यहां पर पहुंच गया। तो 10वें सेकंड का मतलब यहां से यहां तक तय की गई दूरी या तय किया गया विस्थापन मेरे को बताना है। तो 10वां कब शुरू होगा? जब 9वां खत्म होगा। तो 9वें से लेकर 10वें तक में तय किया गया विस्थापन, तय की गई दूरी बतानी है। तो जब किसी पर्टिकुलर सेकंड में वो पूछेगा, 10वें सेकंड में पूछा, तो 9 खत्म होने से लेकर 10 खत्म होने तक तय किया गया विस्थापन या तय की गई दूरी बतानी है। 9 का मतलब किससे? 10 - 1 से। तो आपको क्या करना है? 10वें सेकंड में दूरी बतानी है। इसका मतलब आपको क्या करना है? इससे एक कम सेकंड से लेकर इस सेकंड तक खत्म होने में तय किया गया विस्थापन या तय की गई दूरी बतानी। आपसे बोला गया 15वें सेकंड में विस्थापन बताओ। तो 15वां कब शुरू होगा? जब 14 खत्म होगा। तो मान लीजिए 14वां सेकंड यहां पर खत्म होता है, 14वां सेकंड यहां पर खत्म होता है, तो 14वें सेकंड तक वो यहां पर पहुंच गया। 14वें सेकंड पे वो यहां पर पहुंच गया। तो आपको क्या करना है? 15वें सेकंड तक में बतानी है। तो 15वां सेकंड कब शुरू होगा? जब 14 खत्म होगा। तो 14 से लेकर 15 तक में वो जो दूरी तय करेगा वो पर्टिकुलर क्या होगी? 15वें सेकंड में तय की गई दूरी होगी। तो मैं क्या करूं? अगर मान लीजिए मेरे को 15वें सेकंड में तय की गई दूरी बतानी है, तो मैं क्या करूं? 0 से लेकर 15 सेकंड तक में तय की गई दूरी निकाल लूं। यहां से लेकर ठेठ यहां तक की दूरी निकाल लूं। 0 से लेकर 14 सेकंड तक में तय की गई दूरी निकालूं। 14 क्या हुआ? 15 - 1। 14 का मतलब क्या है? इधर से 15 - 1 की। तो मैं क्या करूं? 15वें सेकंड में तय की गई दूरी निकालूं और फिर क्या करूं? उससे एक कम सेकंड में तय की गई दूरी निकालूं। अब अगर मेरे को 15वें सेकंड में दूरी बतानी है, तो 15वां कब स्टार्ट होगा? जब 14 फिनिश होगा, और 14 फिनिश होगा तो 14वां जब सेकंड यहां पर फिनिश हुआ और 15 यहां पर फिनिश हुआ, तो इसका मतलब 15वें सेकंड के अंदर वो यहां से यहां पर पहुंच गया। तो 15वें सेकंड में दूरी बताने के लिए मैं क्या करूंगा? इस 15 सेकंड में तय की गई दूरी में से 15 - 1 अर्थात 14वें सेकंड में तय की गई दूरी को घटा दूंगा। अरे ये दूरी निकालने के लिए क्या करूंगा? इस दूरी में से इस दूरी को घटा दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 15वें सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? 15 सेकंड में तय की गई दूरी माइनस 15 - 1 अर्थात 14वें सेकंड में तय की गई दूरी। तो इसका मतलब अगर मेरे को nवें सेकंड में तय की गई दूरी बतानी है, nवें सेकंड में तय की गई दूरी बतानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? n सेकंड में तय की गई दूरी निकाल लूंगा कि 0 से लेकर n सेकंड तक में कितनी दूरी तय की। उसमें से क्या करूंगा? इससे एक कम सेकंड में तय की गई दूरी निकाल लूंगा। तो मैं क्या करूंगा? n सेकंड में तय की गई दूरी निकाली, फिर क्या करूंगा? उससे एक कम सेकंड में तय की गई दूरी निकाली, क्योंकि nवां कब स्टार्ट होगा? जब n - 1 फिनिश होगा। अरे 10वां कब स्टार्ट हुआ? जब 10 - 1 फिनिश हुआ, बोले तो 9 फिनिश हुआ। 20वां कब स्टार्ट होगा? जब 20 - 1 फिनिश होगा। तो 20 - 1 बोले तो 19 फिनिश हुआ, और 19 से लेकर 20वें तक यहां पर आया, तो ये क्या हो गई? 20वें सेकंड में तय की गई दूरी। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? 0 से लेकर उस समय तक में तय की गई दूरी में से क्या कर देंगे? 0 से लेकर उससे एक कम सेकंड में तय की गई दूरी निकाल कर उसको घटा देंगे। अर्थात nवें सेकंड में मेरे को तय की गई दूरी निकालनी है, तो उसके लिए क्या करूंगा? n सेकंड में तय की गई दूरी में से क्या कर दूंगा? उससे एक कम सेकंड में तय की गई दूरी को घटा दूंगा। चूंकि कण नियत त्वरण से गति कर रहा है, एक v में गति कर रहा है, तो अगर मेरे से बोला जाए t सेकंड में तय की गई दूरी बताओ, तो मेरे पास एक सूत्र है ut + ½ at²। अगर मैं इसके अंदर t बराबर 10 लेता हूं, 10 सेकंड लेता हूं, तो ये मेरे को विस्थापन या दूरी देता है कहां से कहां तक में? 0 से लेकर 10वें सेकंड तक में। अरे आपने देखा था t बराबर 0 पर यहां था और t सेकंड पर यहां पर आ गया था, तो यहां से यहां तक का विस्थापन आया। तो यहां से यहां तक का विस्थापन क्या आया? s वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर t + ½ a वेक्टर t²। एक v में गति हो तो सिंपल लिख देंगे। तो ये क्या दे रहा है मेरे को? ये क्या दे रहा है? 0 से लेकर t समय तक के दौरान
तय किया गया विस्थापन, चूंकि सीधी सरल रेखा में चल रहा है तो विस्थापन किसके बराबर होगा, दूरी के बराबर। तो अगर इस समीकरण में मैं t का मान 5 रखता हूं तो मेरे पास विस्थापन आएगा, दूरी आएगी कहां से कहां तक में, 0 से लेकर 5वें सेकंड में तय किया गया विस्थापन। तो मैं क्या करूं, अगर मेरे को nवें सेकंड में तय किया गया विस्थापन या दूरी बतानी है तो n सेकंड में तय किया गया विस्थापन दूरी निकाल लो, उसमें से क्या कर दूं, उससे एक कम सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कर दूं, घटा दूं। तो अगर मेरे को nवें सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी है तो n सेकंड में तय की गई दूरी निकाल लूं, उसमें से क्या करूं, उससे एक कम सेकंड में तय की गई दूरी को निकाल कर उसको घटा दूं, क्योंकि nवां सेकंड कब शुरू होगा, जब n-1 खत्म होगा। n-1 तक कण यहां तक पहुंच चुका है और यहां से nवां सेकंड शुरू हुआ और nवां सेकंड खत्म होने तक वो यहां पर पहुंच गया। तो पर्टिकुलर nवें सेकंड में तय की गई दूरी यहां से लेकर यहां तक होगी। इस दूरी को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको घटा दूंगा। ये क्या है, n सेकंड में तय की गई दूरी और ये क्या है, n-1 सेकंड में तय की गई दूरी। तो गौर फरमाइएगा, जब प्रश्न में आता है, पूछा जाता है 10 सेकंड में तय की गई दूरी बताओ और एक क्वेश्चन आया 10वें सेकंड में तय की गई दूरी बताओ, तो गौर फरमाइएगा, उसने बोला कि 10 सेकंड में तय की गई दूरी बतानी है, तो 0 से लेकर 10 सेकंड तक में कितनी दूरी बतानी, बोले तो यहां से यहां तक की दूरी बतानी है। और जब बोला 10वें सेकंड में दूरी बतानी है तो आपको यहां से यहां तक की दूरी बतानी है। s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर मेरे को क्या देगा, अगर मैं वहां t की जगह 10 लिखूंगा तो मेरे को क्या देगा, 0 से लेकर 10 सेकंड में तय की गई दूरी। तो मैं गति की द्वितीय समीकरण की सहायता से पहले n सेकंड में तय की गई दूरी निकालूं, उससे एक कम सेकंड में तय की गई दूरी निकालूं और फिर इसमें से इसको घटा दूंगा, तो nवें सेकंड में तय की गई दूरी आ जाएगी। तो चूंकि त्वरण नियत है और सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है तो कण द्वारा n सेकंड में तय की गई दूरी, एक्चुअल में ये s जो वेक्टर है वो दूरी नहीं है, वो विस्थापन है। लेकिन जब सीधी सरल रेखा में चल रहा है तो दूरी और विस्थापन क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो विस्थापन है। तो कण द्वारा n सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगा, s बराबर ut, t का मान कितना हो गया n प्लस हाफ at स्क्वायर। तो जब आप t का मान n लिख देंगे तो ये 0 से लेकर n सेकंड तक में तय की गई दूरी आ गई, ठीक है। इसी प्रकार कण द्वारा n-1 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी जाएगी, sn-1, इसको sn लिख देते हैं u, n-1 प्लस हाफ a n-1 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से लेकर n-1 सेकंड में तय की गई दूरी। तो मान लीजिए आपको एक तरह से 15 सेकंड में बतानी है तो t बराबर कितना, सॉरी n बराबर कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पर n बराबर 15 आएगा। तो ये क्या आएगा, 0 से लेकर 15 सेकंड में तय की गई दूरी और यहाँ क्या हो जाएगा 15 माइनस 1 बोले तो 14, तो ये क्या हो जाएगा 14 सेकंड में, शुरू के 14 सेकंड में तय की गई दूरी। तो 15 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, इस वाली दूरी में से इस वाली दूरी को घटा देंगे। अतः nवें सेकंड में तय की गई दूरी, nवें सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, s nवें बराबर क्या होगा, sn माइनस 1। तो जैसे आपको 20वें सेकंड में चाहिए तो यहाँ 20 सेकंड में तय की गई दूरी और ये 20 माइनस 1 बोले तो 19 सेकंड में तय की गई दूरी। आपको 21वें सेकंड में बतानी है तो n का मान 21 हो गया, तो ये 21 सेकंड में तय की गई दूरी और ये 21 माइनस 1 सेकंड में तय की गई दूरी। तो जो भी सेकंड है उस n की जगह वो आ जाएगा, बोले 5वें सेकंड में दूरी, तो यहाँ n का मान 5 लिख देंगे तो ये तो आ जाएगी 0 से 5 में तय की गई दूरी और ये आ जाएगी 5 माइनस 1 बोले तो 4 सेकंड में तय की गई दूरी। तो 5 सेकंड में तय की गई दूरी में से 4 सेकंड में तय की गई दूरी घट जाएगी, तो जिस भी पर्टिकुलर सेकंड में आएगा तो वहां पर n का मान आ जाएगा। तो अगर मान लो 30वें सेकंड में बतानी है तो ये 30 सेकंड में तय की गई दूरी, ये 30 माइनस 1 बोले तो 29 सेकंड में तय की गई दूरी, तो 30 सेकंड में तय की गई दूरी में से 29 सेकंड में तय की गई दूरी को घटा देंगे। तो जिस भी पर्टिकुलर सेकंड में आएगा वो उस n का मान हो जाएगा यहाँ पर। तो sn माइनस 1 हो गया, sn किसके इक्वल हो गया, un प्लस हाफ a n माइनस
un प्लस हाफ an स्क्वायर, ये तो Sn हो गया, और Sn माइनस वन क्या रहा, ये रहा, तो un माइनस वन प्लस हाफ a n माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, तो एस एन वाई इक्वल टू क्या होगा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यू एन माइनस वन माइनस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर कर दो इसका, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, बचपन में सॉरी माइनस ए बी, बचपन में सूत्र पढ़ा था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, जहाँ ए एन है और बी कितना है, वन है। ठीक है साहब, तो एस एन में इक्वल टू क्या हो गया, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो माइनस यू एन माइनस माइनस प्लस माइनस यू एन और माइनस माइनस प्लस, इधर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए, वन से गुणा करेंगे तो ए आएगा, माइनस माइनस प्लस हाफ ए इंटू टू है। ठीक है, कोई तकलीफ हो तो फरमा दीजिए। कुछ कटा क्या, हाँ कटा, un से un कैंसिल, हाफ एन स्क्वायर से हाफ एन स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, ये बचा है मेरे पास, तो एस एन में इक्वल टू क्या आ गया, u, इन दोनों में से a/2 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा माइनस वन, और यहाँ क्या बचा 2n, तो 2n को मैंने पहले लिख देता हूँ और माइनस वन, तो ये मेरे पास क्या आ गया, n वें सेकंड में तय किया गया विस्थापन या तय की गई दूरी। तो अब अगर मेरे से कोई बोलता है कि भैया बताओ 18वें सेकंड में तय किया गया विस्थापन क्या होगा, ध्यान रहे गति के दौरान त्वरण नियत रहना चाहिए और एक में गति करना चाहिए, तभी जाकर मैं ये लगाऊंगा। तो अगर उसने मेरे को बोला 18वें सेकंड में, तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट n का मान 18 लिख दूंगा, तो ये पर्टिकुलर 18वें सेकंड में तय की गई दूरी आ जाएगी, बोले तो 17 सेकंड खत्म होने से लेकर 18वें सेकंड खत्म होने तक तय की गई दूरी आ जाएगी। अगर मैं s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, यहां पर अगर मैं t का मान 18 भरूंगा तो ये मेरे को देगा 0 से लेकर 18 सेकंड में तय की गई दूरी, बोले तो यहां से यहां तक देगा, और ये मेरे को देगा 17 खत्म होने से लेकर 18 खत्म होने तक। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी है, नियत त्वरण से गति कर रहे कण द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है, तो अपन इसका उपयोग करेंगे। और अगर आपको 0 से लेकर उस समय तक में तय की गई दूरी निकालनी, तो आप इसका उपयोग करेंगे। तो बहुत सी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लगाएं कि ये लगाएं, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर उसने बोला प्रथम 7 सेकंड में तय किया गया विस्थापन तय की गई दूरी बताइए, तो आप इसको उपयोग करेंगे। और आपसे बोला गया 7वें सेकंड में तय की गया दूरी बताइए, तो आप इसको उपयोग करेंगे। जब उसने 7वें बोल दिया, इसका मतलब पर्टिकुलर 7 में, तो बोले तो 6 से खत्म होने से लेकर 7 खत्म होने तक, तो यहाँ n का मान 7 भर देंगे तो ये पर्टिकुलर 7वें सेकंड में दूरी आ जाएगी। 10 भर देंगे तो पर्टिकुलर 10वें में आ जाएगी। 12 भर देंगे तो पर्टिकुलर 12वें में आ जाएगी। बोले तो 12वें कम बोले तो क्या हुआ, 11 खत्म होने से लेकर 12वें खत्म होने तक तय की गई दूरी आएगी। और यहाँ 12 लिख देंगे तो वो ये दूरी आएगी, 11 लिख देंगे ठीक की जगह तो वो ये वाली दूरी आएगी। तो अगर आपको 12वें सेकंड में तय की गई दूरी बतानी है, तो 12 सेकंड में तय की गई दूरी में से 11 सेकंड में तय की गई दूरी को घटा देंगे, वो काम अपन कर चुके हैं। तो किसी पर्टिकुलर सेकंड में अपन को तय की गई दूरी बतानी है, तो 0 से लेकर n सेकंड तक में तय की गई दूरी में से 0 से लेकर उससे एक कम सेकंड अर्थात n-1 सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो उस पर्टिकुलर सेकंड में तय की गई दूरी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये आपको देगा पर्टिकुलर उस सेकंड में तय की गई दूरी, और ये आपको देगा 0 से लेकर उस सेकंड में तय की गई दूरी देगा। एक्चुअल में ये दूरी नहीं देता, एक्चुअल में ये क्या देता है, विस्थापन। गौर फरमाइएगा, एक्चुअल में क्या है, s वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर।
तो एक्चुअल में एस वेक्टर क्या है, विस्थापन है। लेकिन जब सीधी सरल रेखा में चलते हैं तो विस्थापन का परिमाण क्या कहला जाती है, दूरी कहलाती है। यूं बोलना चाहिए विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर होता है, इसलिए आपके मुंह से कभी विस्थापन निकल जाता है, कभी दूरी निकल जाती है। एक्चुअल में ये आपको क्या देगा, विस्थापन देगा। एक्चुअल में आपको ये क्या देगा, विस्थापन देगा। ठीक है कि नहीं, बात क्लियर। अब अपन बात करते हैं नियत त्वरण से एक विमीय गति पर आधारित उदाहरण। नियत त्वरण से एक विमीय गति पर आधारित उदाहरण का एक एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें कण क्या होगा, नियत त्वरण से एक विमीय गति कर रहा होगा। और इस पर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कण की गुरुत्वीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर गति। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कण की गुरुत्वीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर गति। तो सबसे पहले अपन गुरुत्वीय क्षेत्र समझ लेते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है, तो मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है, आपकी पृथ्वी है। आपकी पृथ्वी क्या करती है, अपने चारों तरफ एक अदृश्य क्षेत्र उत्पन्न करती है, जो कि आपको दिखाई नहीं देता। अपन पृथ्वी में यूं देखते हैं, कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन महसूस जरूर होता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी अपने चारों तरफ एक अदृश्य क्षेत्र उत्पन्न करती है। और अगर उस अदृश्य क्षेत्र में आप कोई वस्तु रखते हैं, तो क्या होता है, उस वस्तु पर पृथ्वी के कारण एक गुरुत्वीय बल लगता है। किधर की तरफ लगता है, ऊर्ध्वाधर, नीचे की तरफ। तो पृथ्वी के चारों का वह स्थान जिसमें रखी अन्य वस्तु पृथ्वी के कारण गुरुत्वीय बल अनुभव करती है। गुरुत्वीय बल अनुभव करती है। पृथ्वी का क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र। पृथ्वी का क्या कहलाता है भैया, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। बोले तो आपकी पृथ्वी जहां जहां तक उस वस्तु पर गुरुत्वीय बल लगाएगी, वहां तक पृथ्वी का क्या होगा, गुरुत्वीय क्षेत्र होगा। और यही वजह है कि जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो वह सीधी किधर की तरफ जाती है, नीचे की ओर जाती है। नीचे की ओर क्यों जाती है, क्योंकि आपकी पृथ्वी उस वस्तु पर गुरुत्वीय बल, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल भी बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। तो गौर फरमाइएगा, अपन यहां पर जो कण की गति पढ़ रहे हैं वो केवल गुरुत्वीय क्षेत्र में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब इस कण पर गुरुत्वीय बल के अलावा और कोई बल नहीं लगेगा। मींस जब मैं इस वस्तु को छोड़ता हूं, तो प्रैक्टिकली अगर अपन बात करें, तो जब इसको मैं छोड़ता हूं तो आपकी पृथ्वी इस पर अपना गुरुत्वीय बल लगाती है। गुरुत्वीय बल के कारण जैसे ही नीचे जाता है तो इसके चारों तरफ की हवा इस पर एक शान बल ऊपर की तरफ लगाती है, उत्प्लावक बल भी ऊपर की ओर लगाती है। लेकिन अपन यहाँ ये मान के चलेंगे कि इस पर कोई शान बल, कोई उत्प्लावक बल कार्य नहीं कर रहा है। इस पर केवल कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वीय बल। और जब आप एक चैप्टर आएगा गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर, वहां पढ़ेंगे कि अगर वस्तु पर केवल गुरुत्वीय बल लगता है या पृथ्वी वस्तु पर जो गुरुत्वीय बल लगाती है, तो चूंकि पृथ्वी ने वस्तु पर बल लगाया तो पृथ्वी चाहती है कि इस वस्तु का वेग परिवर्तित हो। वेग परिवर्तित हो इसका मतलब वस्तु के अंदर क्या उत्पन्न हो, त्वरण। तो अगर त्वरण केवल गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न हो रहा है, वैसे तो बल लगाते हैं त्वरण उत्पन्न होता है, लेकिन अगर वह बल गुरुत्वीय बल है और गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण उत्पन्न होता है, तो उस त्वरण को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। और उसको ए से प्रदर्शित न करके किससे प्रदर्शित किया जाता है, जी से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे।
तो अपन यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि इस वस्तु पर केवल पृथ्वी के कारण क्या लग रहा है, गुरुत्वीय बल लग रहा है, और केवल गुरुत्वीय बल लग रहा है तो इसके अंदर एक त्वरण उत्पन्न हो रहा है जिसे हम क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे। चूंकि बल की दिशा ही त्वरण की दिशा होती है, तो बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, तो ये गुरुत्वीय त्वरण भी किधर की तरफ होगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा। क्योंकि जैसे हम किसी वस्तु को छोड़ते हैं, पृथ्वी इस वस्तु पर क्या करती है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर बल लगाती है, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर बल लगता है। तो इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा, उस त्वरण को ए से प्रदर्शित न करके जी से प्रदर्शित किया जाता है। अब एक बात देखने में आती है कि अगर हम लोग पृथ्वी की सतह के आसपास रहते हैं, पृथ्वी की सतह के आसपास रहने का मतलब हम पृथ्वी की सतह से 10, 20, 50 किलोमीटर हाइट तक ऊपर तक चल जाते हैं, तो इस गुरुत्वीय बल का मान नियत रहता है। इस गुरुत्वीय बल का मान नियत रहने का मतलब त्वरण भी नियत रहता है। लेकिन अगर अपन पृथ्वी की सतह से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर चल गए, 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर ऊंचाई पर चल गए, तो फिर वहां गुरुत्वीय बल नियत नहीं होगा। और जब गुरुत्वीय बल नियत नहीं होगा तो गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण भी नियत नहीं होगा। तो गौर फरमाइएगा, हम गुरुत्वीय क्षेत्र में तो गति पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपना ये कण की गुरुत्वीय क्षेत्र में जो ऊर्ध्वाधर गति है उसमें अपन क्या पढ़ रहे हैं, नियत त्वरण से एक विमेय गति। इसका मतलब गति के दौरान, इस ऊर्ध्वाधर गति के दौरान त्वरण नियत रहना चाहिए। त्वरण नियत रहने का मतलब आपकी वस्तु पृथ्वी की सतह से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जानी चाहिए। या अगर मैं ढंग से बोलूं, मान लीजिए ये वस्तु की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई है, तो यह ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक होनी चाहिए। पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर, तो इस h का मान 10-20 किलोमीटर से कम होना चाहिए। अगर h का मान ज्यादा हो गया तो इसका मतलब वो पृथ्वी की सतह से अच्छी खासी ऊंचाई पर चला गया, तो फिर g का मान अपन नियत नहीं मानेंगे। मींस जब ये गुरुत्वीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर गति करेगा तो अलग अलग स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन अगर वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर गति कर रहा है, अब ऊर्ध्वाधर का मतलब भी क्या है, पृथ्वी की सतह के लंबवत एक सीधी सरल रेखा। तो अगर वस्तु ऊर्ध्वाधर गति कर रही है ऐसे, और अगर इसके द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत अल्प है, 2, 5, 10 किलोमीटर तक की ये अधिकतम ऊंचाई, तो हम यहाँ ये मान के चलेंगे इसके सभी बिंदुओं पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, एक समान होगा। अर्थात त्वरण क्या होगा नियत। और चूंकि ये सीधी सरल रेखा में गति करेगा तो ये क्या होगी, एक विमेय गति होगी। तो मैं यहाँ यूं कहना चाह रहा हूं कि अपन क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक में क्या करने वाले हैं, अपन किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकेंगे, सीधा सीधा ऊपर फेंकेंगे, या किसी बिल्डिंग की छत पे जाके नीचे, या ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकेंगे, तो कण ऊपर जाएगा, कण नीचे जाएगा। चूंकि गति के दौरान इसके द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में हम लोग अल्प रखेंगे, तो इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं, इसकी गति के दौरान सभी जगह पर त्वरण क्या है, एक समान है। और त्वरण एक समान है तो हम इसको नियत त्वरण से एक विमेय गति बोल देंगे। और इसकी गति का अध्ययन करने के लिए हम क्या करेंगे, गति के समीकरणों का उपयोग कर लेंगे। लेकिन जब आप गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में जाएंगे और वहां पर भी मैं क्या करूंगा, कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकूंगा, और वहां पर जब मैं कण की गति का अध्ययन करने जाऊंगा तो मैं वहां पर गति के समीकरणों का उपयोग नहीं कर पाऊंगा। तो वहां कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो बोलते सर वहां तो हमने v बराबर u प्लस 80 फाइंड आउट कर लिया था, यहाँ v बराबर u प्लस 80 क्यों यूज नहीं कर रहे, या हम कण द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई निकालने के लिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s तो यहाँ यूज कर लेते हैं, लेकिन वहां यूज क्यों नहीं करते। वहां इसलिए यूज नहीं करेंगे, मैं अभी से आपको गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर की बात बता रहा हूँ, हो सकता है बाउंसर जाए, लेकिन बाद में आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। क्योंकि जब अपन गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां अपन कण को बहुत ज्यादा वेग से फेंकेंगे, क्योंकि आप वेग ज्यादा रखेंगे, हल्का सा वेग लगा थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा ज्यादा वेग लगा थोड़ा ज्यादा और ऊपर जाएगा, तो वहां इतना वेग रखेंगे कि इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर होगी।
तो जब कण ऊपर जाएगा तो पता लगेगा जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, क्योंकि प्राप्त की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, तो पृथ्वी की सतह से बहुत ऊपर तक जाता जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा, इस जगह जी अलग होगा, इस जगह अलग होगा, इस जगह अलग होगा, इस जगह अलग होगा, क्योंकि वो 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर जाता जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा गुरुत्वीय त्वरण घटता जाएगा। लेकिन अगर वह पृथ्वी की सतह से बहुत ऊंचाई पर नहीं जाएगा तो अपन यहां से लेकर यहां तक में गुरुत्वीय त्वरण का मान नियत मान सकते हैं, घटेगा तो यहां पर भी, लेकिन अपन ये मान के चल सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक गुरुत्वीय त्वरण अर्थात गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या है, नियत है। तो यहाँ तो अपन ऐसी गति का अध्ययन कर रहे हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र में तो गति है, लेकिन यहाँ कण पृथ्वी की सतह से बहुत ऊंचाई तक नहीं जाता, 2-5-10 किलोमीटर मैक्सिमम हाइट तक जा पाएगा। तो अपन यहाँ से लेकर यहाँ तक गुरुत्वीय त्वरण नियत मान सकते हैं। लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होगा, वो 500 से 700 किलोमीटर, 700 से 1000 किलोमीटर तक जाएगा। तो 500 पर जी अलग होगा, 700 पर जी अलग होगा, 800 पर जी अलग होगा, 850 पर जी अलग होगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे जी अलग अलग होता जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण चेंज होता जाएगा, अर्थात गति के दौरान त्वरण नियत नहीं होगा, और गति के दौरान त्वरण नियत नहीं होगा तो हम उसकी गति का अध्ययन करने के लिए गति की समीकरणों का उपयोग नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ से ही अभी से आपको क्लियर कर रहा हूँ कि इस चैप्टर और उस चैप्टर में डिफरेंस क्या है। दोनों ही टॉप चैप्टर्स में हम कण को गुरुत्वीय क्षेत्र में फेंकेंगे, यहाँ अपन कण की गति का अध्ययन करने के लिए गति के समीकरणों का उपयोग करेंगे, लेकिन वहां पर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर अपन इसको बहुत ज्यादा ऊंचाई तक नहीं फेंकेंगे। तो मेरे हिसाब से बात क्लियर है, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर गति का मतलब हम कण को या तो सीधा ऊपर फेंकेंगे या सीधा नीचे फेंकेंगे। हम इस तरह से क्षैतिज से कुछ कोण पर नहीं फेंकेंगे, या तो ऊर्ध्वाधर ऊपर या फिर ऊर्ध्वाधर नीचे ही फेंकेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये मान के चलेंगे कि जब कण पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो हवा के कारण उस कण पर कोई शान बल, कोई विस्कासी बल या कोई उत्प्लावक बल कार्य नहीं करता, या यूं मान के चले कि कण एक तरह से निर्वात में गति कर रहा है, उस पर केवल गुरुत्वीय बल लग रहा है और कोई अन्य बल नहीं लग रहा। तो अपन बात करेंगे कण की गुरुत्वीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर गति, और इसमें भी पहला पॉइंट, जब कण को जमीन से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए, जब कण को जमीन से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए तो क्या होगा, देखिएगा। ये मान लीजिए जमीन है और आप कण को क्या करें, जमीन से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो गौर फरमाइएगा, जैसे आप किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं क्या होता है, ये कण ऊपर जाता है, जाता है, जाता है, जाता है, एक अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचकर वापस नीचे आता है। तो हुआ क्यों, ये ऊपर क्यों गया और वापस नीचे क्यों आया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही कण मेरे हाथ से छूटा, ध्यान रखना अपन गति का अध्ययन केवल क्या करें, गुरुत्वीय क्षेत्र में, मींस उस पर केवल पृथ्वी के का गुरुत्वीय बल ही लगना चाहिए और कोई बल नहीं लगना चाहिए। तो मैं इस कण की गति का अध्ययन तब कर पाऊंगा जब ये कण मेरे हाथ से छूटेगा। तो मैंने इस पर बल लगाया और बल लगाकर इसको ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्रदान की। तो जैसे मेरे पेन या वस्तु मेरे हाथ से छूटेगी, इसके पास क्या आएगा, एक प्रारंभिक वेग आएगा, किधर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। इस वेग के कारण ये प्रारंभिक वेग हो गया, इस वेग के कारण ये ऊपर जाना चाहता है। तो जैसे ये मेरे हाथ से छूटा, ये ऊपर जाना चाहता है, और जैसे मेरे हाथ से छूटा, मैं तो बल नहीं लगा रहा, अब मैं तो बल नहीं लगा रहा, अब बल कौन लगा रही, केवल पृथ्वी। तो जैसे मेरे हाथ से छूटा, इस पर पृथ्वी के कारण एक गुरुत्वीय बल लगा, किधर की तरफ, नीचे की तरफ। चूंकि बल, गुरुत्वीय बल पृथ्वी के कारण लगने वाला गुरुत्वीय बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है और मैंने इसको एक ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ दिया है, तो ये बल इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये कण बोलेगा मेरे पास वेग है, मेरे पास गतिज ऊर्जा है,
तो मैं अपनी इस गतिज ऊर्जा के दम पर इस बल के विरुद्ध क्या कर सकता हूँ, कार्य कर सकता हूँ। लेकिन तो कार्य कर सकता हूँ तो ये कण ऊपर जाएगा, अपने इस वेग के दम पर ऊपर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा इसका वेग, इसकी गति ऊर्जा क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, क्योंकि बल वेग के विपरीत दिशा में वेग घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा और एक बिंदु पर जाकर वेग क्या हो जाएगा, शून्य। अब चूंकि इसके पास वेग शून्य है, इसके पास गतिज ऊर्जा शून्य है, तो यह इस बल के विरुद्ध कार्य के ऊपर नहीं जा सकता। चूंकि वेग शून्य है लेकिन गुरुत्वीय बल तो अभी भी लग रहा है। और जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैं ये मान के चलूंगा कि इस गति के दौरान सभी बिंदुओं पर गुरुत्वीय बल, इस गति के दौरान कण पर इन सभी बिंदुओं पर लगने वाला बल क्या है, समान है। अर्थात अपन ये मान के चलेंगे कि जब कण अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा तो यह अधिकतम ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में क्या होनी चाहिए, बहुत अलग होनी चाहिए। अब यो बोलो पृथ्वी की सतह से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया, 2-5-10 किलोमीटर मैक्सिमम तक ऊपर गया। और बहुत से वाले विचार वाले तो इतना भी ऊपर नहीं जाते, डिपेंड करता है प्रारंभिक वेग कितना दिया है। अगर मैं हल्का सा फेंकता हूं तो यही रुकता है, थोड़ा ज्यादा ताकत लगाता हूं और ऊपर, थोड़ी और ज्यादा ताकत लगाता हूं तो और ऊपर। तो इसके द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई डिपेंड करेगी आपने इसको कितने वेग से फेंका है, इसका प्रारंभिक वेग क्या है। ठीक है कि नहीं बात। चूंकि यहां पर आते आते वेग तो शून्य हो गया लेकिन बल अभी भी लग रहा है, और बल लग रहा है तो अब इसको बल की वजह से नीचे आना पड़ेगा। तो पहले तो ऊपर क्यों गया था, एक बात देखना, मैं इस पेन को छोड़ता हूं, अरे ये तो नीचे गया, ये तो ऊपर ही नहीं गया, अरे ये तो नीचे गया। क्यों नीचे चल गया, क्योंकि जब मैंने इस पेन को छोड़ा तो इसके पास ऊपर की दिशा में कोई प्रारंभिक वेग नहीं है, तो इस पर केवल गुरुत्वीय, जैसे मैं छोड़ूंगा तो इस पर केवल गुरुत्वीय बल लगेगा। अभी मैंने तो इसको पकड़ रखा है तो गुरुत्वीय बल भी लगा, पृथ्वी भी बल लगा रही है और मैंने भी बल लगा रखा है, इसलिए ये नीचे नहीं जा रहा। लेकिन जैसे इस पर केवल गुरुत्वीय बल लगेगा ये नीचे जाएगा। तो जब आप छोड़ते हैं तब तो ये नीचे जाता है, क्यों नीचे जाता है, क्योंकि इसके पास ऊपर की तरफ कोई वेग नहीं है। लेकिन जैसे मैं इसको इस तरह से फेंकता हूं तो मैं इस पर बल लगाता हूं, मैं अपनी ऊर्जा इसको देता हूं, तो जैसे मैंने इसको ऊर्जा की प्रारंभिक वेग दिया ऊपर की तरफ, तो ये अपने वेग के दम पर ऊपर जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। कब तक जाता रहेगा, जब तक कि इसका वेग शून्य नहीं हो जाता। और वेग शून्य होने के बाद गुरुत्वीय बल अभी भी लग रहा है तो वापस नीचे आ जाएगा। तो भैया लोगों इसका मतलब क्या हुआ, जब कण अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, जब कण अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य। सीधी सी बात है, वेग शून्य नहीं होगा तब तक तो ऊपर जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, नीचे आएगा ही कब, जब उसका वेग क्या होगा, शून्य होगा। तो इस गति के दौरान अधिकतम कहां तक ऊपर पहुंचा, यहां पर पहुंचा। तो जैसे ही अधिकतम ऊंचाई आएगी दिमाग में फटाफट आ जाना चाहिए उस बिंदु पर कण का वेग क्या होगा, 0। अधिकतम ऊंचाई आते ही याद आएगा, अरे अधिकतम ऊंचाई पर कण का वेग कितना हो जाएगा, 0। लेकिन बल अभी भी लग रहा है, इसकी वजह से ये वापस नीचे आ जाएगा। गौर फरमाइएगा गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ है, तो गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण भी किधर की तरफ होगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होगा। और इस पूरी गति के दौरान त्वरण को क्या मानेंगे, नियत मानेंगे, क्योंकि अपन ये मान के चल रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जा रहा। तो अपन ये मान के चलते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण सब जगह समान है। और सामान्य तौर पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अपन इस पूरी गति के दौरान गुरुत्वीय त्वरण क्या मान के चलेंगे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसकी दिशा किधर की तरफ होगी, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी। अब अगर अपन को इस कण की गति का अध्ययन करना है तो अपन को समीकरण बनानी पड़ेगी। तो माना किसी समय टी पर कण यहां पर है, माना किसी समय टी पर जब आपने फेंका, जाते 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 कण यहां पर आ गया, कण का वेग भी हो गया और समय कितना हो गया, टी। तो इस टी समय के दौरान कण द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना हो गया, s। तो अपन गति के समीकरण बनाते हैं। तो अगर आपको टी समय पश्चात वेग बताना है तो v बराबर क्या होगा, u वेक्टर प्लस a वेक्टर t। तो बेसिकली ये सदिश समीकरण है, v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t। तो आपको u वेक्टर और a वेक्टर परिमाण के साथ साथ किस में लिखने पड़ेंगे, दिशा में। तो मैं यहां पर दिशा बताने के लिए केवल प्लस या माइनस का उपयोग करूंगा। आप चाहे तो एकांक सदिश भी ले सकते हैं, लेकिन मैं केवल प्लस माइनस का उपयोग करूंगा।
तो मेरी सामान्य तौर पर आदत है प्रारंभिक वेग जिस दिशा में होता है मैं उस दिशा में धनात्मक दिशा ले लेता हूँ, बोले तो धनात्मक एकांक सदिश इधर ले लेता हूँ और उसके विपरीत दिशा में क्या ले लेता हूँ, ऋणात्मक एकांक सदिश, बोले तो नेगेटिव साइड ले लेता हूँ। तो v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस a वेक्टर t है। तो u वेक्टर किधर की तरफ चल गया, धनात्मक दिशा में, तो इसको प्लस लिख दूंगा। वैसे तो आना चाहिए u प्लस n कैप, लेकिन मैं n कैप नहीं लिख रहा, बस प्लस लिख रहा हूँ। और a वेक्टर किसके इक्वल है, g के इक्वल। a का मान क्या है, g। बेसिकली अगर वस्तु के अंदर उत्पन्न त्वरण केवल गुरुत्वीय बल की वजह से हो, वस्तु के अंदर त्वरण केवल गुरुत्वीय बल की वजह से उत्पन्न हो, तो उस त्वरण को त्वरण न बोलकर गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं और उस त्वरण को a से न बताकर किससे बताते हैं, g से। तो अपन यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि पूरी गति के दौरान कण पर केवल गुरुत्वीय बल लग रहा है, तो कण में उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा, जिसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, g से। तो a का मान g के बराबर है, लेकिन इस त्वरण की दिशा किधर की तरफ है, ऋणात्मक दिशा में, बोले तो माइनस n कैप। तो ये n कैप का माइनस मैंने यहाँ लिख दिया इनटू t। s वेक्टर बराबर u वेक्टर t, तो u तो धनात्मक दिशा में, प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर, तो a क्या हो गया माइनस, और a का मान किसके बराबर है, g के बराबर। v स्क्वायर इक्वल टू v डॉट v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2a, त्वरण क्या हो गया, g के बराबर, लेकिन कौन सी दिशा में, ऋणात्मक दिशा में, और ये विस्थापन धनात्मक दिशा में। अब मेरे को इस कण की गति में अध्ययन करना है, तो मैं इन तीनों समीकरणों में से कोई से भी एक समीकरण का उपयोग कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसमें कण को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। मैं मोटी मोटी बातें निकालूंगा, बाकी पूरी डिटेल में आपको बात करनी तो इन तीनों का उपयोग करके कुछ भी आप निकाल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले निकालना चाह रहा हूं कण को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। तो सबसे पहले अपन को यहाँ ये बात देखनी पड़ेगी, मैं कहां से कहां तक की बात कर रहा हूं, मैं कहां से कहां तक का समय बताना चाह रहा हूं। तो जब मेरे से बोला गया कण को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, तो नो डाउट मैं कहां से समय गिनना शुरू करूंगा, इस A से समय गिनना शुरू करूंगा, और कहां तक गिनूंगा, B तक। कहां तक गिनूंगा, B तक, क्योंकि मेरे से बोला गया अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, इसका मतलब जैसे ही फेंका उससे लेकर अधिकतम ऊंचाई तक कितने समय बाद पहुंच गया। इसका मतलब मेरे को कहां से कहां तक की बात करनी है, A से B तक की बात करनी है। गति में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कहां से कहां तक की बात करनी है, क्योंकि उसी से सब कुछ डिसाइड होगा, उसी से आपका समय अंतराल डिसाइड होगा, उसी से प्रारंभिक वेग डिसाइड होगा, उसी से विस्थापन भी डिसाइड होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहां से कहां तक की बात करना चाह रहे हैं। तो मैं A से लेकर B तक की बात करना चाह रहा हूं, और B कहां पर है भैया, B कहां पर है, अधिकतम ऊंचाई पर। जैसे ही अधिकतम ऊंचाई आएगा मेरे को याद आएगा वेग, अरे अधिकतम ऊंचाई पर तो वेग कितना होता है, 0। ये दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि जैसे जैसे कण ऊपर जाता जाएगा वेग घटता जाएगा, और अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद कण को नीचे ही आना पड़ेगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो ये मेरा प्रारंभिक, ये मेरा अंतिम। तो अंतिम बिंदु अधिकतम ऊंचाई पर है, तो अधिकतम ऊंचाई होते मेरे को याद आएगा वेग तो कितना हुआ, 0। A प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु पर वेग कितना है, u किधर की तरफ है, किधर की तरफ है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। A से B तक का जाने का टाइम कितना लिया मैंने, यहां से लेकर यहां तक का जाने का टाइम कितना लिया, कैपिटल T। या यूं बोलूं A से समय गिनना शुरू किया, A से समय गिनना शुरू किया, और जब B पर पहुंचा तो समय गिनते 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 कितना हो गया, कैपिटल T हो गया। इस गति के दौरान त्वरण कितना है, g है, जो कि ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ है। और मेरे को शायद A से B तक का समय बताना है, A से समय गिनना शुरू किया, और गिनते गिनते जब B पर पहुंचा कैपिटल T टाइम हो गया, और मेरे को यही बताना है। तो एक बात बताओ मेरे को अंतिम बिंदु पर वेग पता है, और प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक जाने का मेरे को समय बताना है। तो अगर मेरे को अंतिम बिंदु पर वेग पता हो और समय बताना हो, तो मैं कौन सी समीकरण उपयोग करूंगा,
ध्यान रहे गति के दौरान त्वरण क्या है, नियत, और जब त्वरण नियत है तो मैं गति की समीकरणें उपयोग में ले सकता हूं। तो आप मेरे को बताएंगे मैं इनमें से कौन सी गति की समीकरण उपयोग लूं, इन तीन में से कौन सी गति की समीकरण उपयोग लूं। तो मेरे को एक चीज पता है क्या, अगर अंतिम बिंदु पर वेग पता है और समय निकालना है तो मैं कौन से उपयोग में लूंगा, प्रथम, क्योंकि जब भी v और t में बात करनी होगी कौन से समीकरण उपयोग में आएगी, प्रथम आएगी। तो प्रथम समीकरण बोलती है v इक्वल टू यू प्लस at, यही बोलती है v का मान अंतिम बिंदु पर वेग कितना हो गया, शून्य हो गया, u प्रारंभिक वेग है धनात्मक दिशा में प्लस, त्वरण ऋणात्मक दिशा में माइनस, और b तक पहुंचने का लगा समय कितना है t, ये प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, gt को इधर ले लूं तो gt इक्वल टू u, तो t इक्वल टू कितना हो गया u अपॉन g, t इक्वल टू कितना हो गया भैया u अपॉन g हो गया। तो ये कहां से कहां तक आ गया, फेंकने वाले बिंदु से लेकर, जिसको प्रक्षेपण बिंदु भी बोला जा सकता है, प्रक्षेपण बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। ठीक है, अब मेरे से एक और चीज पूछी गई, कण द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई बताइए, कण द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई। तो कण द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई बताने का मतलब मेरे को क्या बताना है, यहां से यहां तक की हाइट, कि ये यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, अरे यहां से यहां तक की हाइट का मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक का मेरे को क्या बताना है, विस्थापन। अगर मैं प्रारंभिक बिंदु A से अंतिम बिंदु की ओर एक तीर खींच दूं तो इस तीर की जो लंबाई होगी ये लंबाई क्या देगी, विस्थापन, और ये लंबाई क्या बताएगी, यहां से यहां तक की ऊंचाई को बताएगी। तो अगर मेरे को अधिकतम ऊंचाई बतानी है तो प्रारंभिक बिंदु बोले तो प्रक्षेपण बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक का मेरे को क्या बताना है, विस्थापन। तो इसका मतलब मेरे को A से B तक की बात करनी है, और जैसे B पर आएगा अधिकतम ऊंचाई पर आएगा वेग कितना हो जाएगा, शून्य। तो अगर मैं वेग की बात करूं तो प्रारंभिक बिंदु पर तो वेग ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ है, और B पर आते आते वेग शून्य हो गया, और A से B तक का विस्थापन, A से B तक का विस्थापन मेरे को बताना है, जिसको मैंने h बोल दिया, ये मेरे को बताना है। तो एक बात तय है, क्या बात तय है कि अंतिम बिंदु पर वेग पता है, अंतिम बिंदु पर वेग पता है, विस्थापन आपको निकालना है, तो v पता है, s निकालना है, कौन से लगाऊंगा, तीसरे। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ओरिजिनल समीकरण ये है, अंतिम बिंदु पर वेग शून्य है, प्रारंभिक बिंदु पर वेग u है ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ, गति के दौरान त्वरण किधर की तरफ है, नीचे की तरफ, और कुल विस्थापन कितना हो गया, h, कुल विस्थापन कितना हो गया भैया, h हो गया। तो 0 बराबर क्या हो गया, u स्क्वायर माइनस 2gh, तो h इक्वल टू क्या हो गया, u स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये कण द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई, और यहाँ से साफ पता लग रहा है कि जो अधिकतम ऊंचाई होगी वो जो प्रारंभिक वेग, प्रक्षेपण वेग जिसको बोल सकते हैं, उसके बल के समानुपाती होगी। तो जैसे जैसे आप प्रारंभिक वेग बढ़ाते जाएंगे, फेंकने वाला वेग बढ़ाते जाएंगे, प्रक्षेपण वेग बढ़ाते जाएंगे, प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई बढ़ती जाएगी। थोड़ा सा वेग देंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और वेग देंगे तो और ऊपर तक जाएगा। वेग दुगना करोगे तो प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुना। लेकिन ध्यान रहे गति के दौरान त्वरण क्या रहना चाहिए, नियत, अर्थात ये बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं जानी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा ऊपर चली गई तो अपन इन समीकरणों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, फिर गति के दौरान त्वरण बदल जाएगा। ठीक है कि नहीं बात। तीसरा पॉइंट बात करते हैं उड्डयन काल। उड्डयन काल, उड्डयन काल का मतलब क्या है, कितनी देर तक उड़ा, कितनी देर तक उड़ा बोले तो प्रक्षेपण बिंदु से, फेंकने वाले बिंदु से लेकर पुनः वापस प्रक्षेपण बिंदु तक आने में लगा समय, कि भाई कितनी देर तक उड़ा, उड्डयन काल मतलब कितनी देर तक उड़ा। तो यहाँ अपन ने A से फेंका, ऊपर गया और वापस A तक आया, तो A से पुनः A तक आने का लगा समय। तो उड्डयन काल का मतलब इसको T से बताएंगे,
उड़ीयन काल का मतलब कण द्वारा प्रक्षेपण बिंदु से पुनः प्रक्षेपण बिंदु तक पहुंचने में लगा समय, क्या कराएगा? उड़ीयन काल। इसका मतलब अपन कहां से कहां तक की बात करें? ए से लेकर ए तक की, क्योंकि मैं यहां से टाइम काउंट करना शुरू करूंगा और जब तक वापस ये मेरे हाथ पर नहीं आएगा तब तक टाइम काउंट करूंगा। तो मान लीजिए मेरे हाथ से फेंका और 5 मिनट बाद वापस मेरे हाथ पर आ गया, तो इसका मतलब कितनी देर तक उड़ा? 5 सेकंड तक उड़ा। तो ए ही मेरा प्रारंभिक बिंदु है और ए ही मेरा अंतिम बिंदु है। तो यदि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम हो तो मेरे को फटाफट बताओ प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय किया गया विस्थापन। अरे ए से चला और वापस ए पर आया, क्योंकि ए से ए तक की बात कर रहा हूं। तो ए से जब ए तक की बात करूंगा ना भैया, तो भैया लोगों विस्थापन कितना होगा? 0। और ए से समय गिनना शुरू किया, ए तक वापस आया, टोटल टाइम कितना हो गया? टी डेज। और यही टी डेज मेरे को निकालना है। तो भैया लोगों विस्थापन, जब मेरे को समय कहां से कहां तक का बताना है? ए से लेकर ए तक का बताना है। और जब ए पर ही वापस पहुंच गया तो विस्थापन 0 हो गया। तो मेरे को विस्थापन पता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का विस्थापन पता है, समय निकालना है। तो विस्थापन बताओ, समय निकालना हो तो कौन सी प्रयोग मिली जाएगी? दूसरी। तो S बराबर क्या बताया? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर बताया। तो S का मान रख दो 0। ये 0 कब हुआ? जब t का मान उड़ीयन काल के बराबर होगा, t डैश के बराबर होगा। तो ऋण कितना है? g इधर की तरफ, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, t डैश स्क्वायर। यहां से t डैश कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा? u माइनस हाफ g t डैश बराबर 0। इन दोनों का गुणन 0 आ रहा है। तो जब दो राशियों का गुणन 0 आता है तो इनमें से या तो ये 0 या ये 0 है। तो या तो t डैश 0 है या फिर u माइनस हाफ g t डैश 0 है। तो यहां से इधर को पक्षांतर कर दो, तो हाफ g t डैश इक्वल टू कितना आ गया? u। तो t डैश इक्वल टू कितना आ गया? 2u अपॉन g। अरे 2 कैसे गुणा करता चल जाएगा, g नीचे चल जाएगा, 2u अपॉन g। तो यहाँ उड़ीयन काल के दो मान आ रहे, एक तो t डैश बराबर 0 और एक कितना है? 2u बराबर 0। तो आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे, इस a पर कण 2 बार था। एक बार तो जब फेंका था तब था, और एक बार फेंकने के पश्चात जब वापस पुनः a पर आया। तो ये वाला समय तो वो है जब आपने फेंका, ये जब समय गिनना शुरू ही किया है, जब वो प्रारंभ में a पर था। और ये वाला समय कौन सा है? जब ये घूमकर वापस गया है। तो उड़ीयन काल कौन सा होगा? इस वाले समय में तो उड़ा ही नहीं था, t बराबर 0 पर समय काउंट करना स्टार्ट किया था। और जब ये वापस नीचे पर आया तब सब वाला समय उड़ीयन काल कहलाएगा। तो उड़ीयन काल क्या होगा? t बराबर क्या होगा? 2u अपॉन g। गौर फरमाइएगा, 2u अपॉन g। और u अपॉन g किसके बराबर है? u अपॉन g ढूंढो। अरे ये तो t के बराबर है। तो t डैश बराबर कितना हो गया? 2t। t डैश बराबर 2t होने का मतलब समझेगा ये t क्या था? ये t क्या था? कण को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। बोले तो a से b तक पहुंचने में लगा समय कितना था? t। और पता लगा a से पुनः a तक आने में लगा समय कितना है? 2t। तो एक बात है कि यहां से यहां तक समय t है और टोटल टाइम 2t है। समझिए, यहां से यहां तक का तो जाने का समय t है और a से पुनः a तक टोटल टाइम कितना है? 2t। तो नो डाउट यहां से यहां तक का t है। तो अगर यहां से यहां तक का t होगा तभी टोटल टाइम कितना हुआ? 2t। इसका मतलब जितने समय में कण नीचे से ऊपर जाता है उतने समय में ऊपर से
नीचे आता है, तो टी ए से बी तक का जाने का टाइम और बी से ए तक आने का टाइम भी टी, तो टोटल टाइम कितना हो गया 2t। तो ये क्या हो जाएगा इसका उड़ियन का। तो चलिए आज इतनी सी बात करते हैं। इस पर अभी मेरे को और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी, कुछ कॉन्सेप्चुअली बात करनी है। वैसे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जो कॉन्सेप्चुअल बात है वो कंपटीशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आईआईटी नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है कि नहीं बात? तो आज के लिए बहुत है, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे स्टार्ट। थैंक यू।